देहरादून दूरदर्शन के इस कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस सजीव प्रसारण में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आज के हमारे इस परिचर्चा में जो भाग ले रहे हैं उनका परिचय आपसे करा रहा हूं। सबसे पहले हमारे किशन बहादुर पांडे जी, आप प्रभारी राजभाषा प्रकोष्ठ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में हैं और पिछले 28 वर्षों से आप राजभाषा हिंदी अनुवाद और प्रयोजनमूलक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। उससे अगले हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर कुमुदनी नौटियाल जी। आप उपनिदेशक रहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली से आप सेवानिवृत्त उपनिदेशक राजभाषा हैं और पूर्व प्रोफेसर हिंदी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में आप रहें और आपका भी राजभाषा और हिंदी के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। हमारे तीसरे विशेषज्ञ डॉक्टर मुनीराम सकलानी मुनींद्र, जो आयकर विभाग में उपनिदेशक राजभाषा के रूप में रहे और उत्तराखंड भाषा संस्थान का जो कार्यभार भी आप कई वर्षों तक देखते रहे और पिछले अनेक वर्षों से आप राजभाषा हिंदी अनुवाद और उसके प्रयोजनमूलक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। और मैं स्वयं प्रोफेसर दिनेश चमोला शैलेश, सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में पूर्व संयुक्त निदेशक हिंदी और वर्तमान में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के डीन के रूप में हूँ और लगभग पिछले 35 वर्षों से हिंदी अनुवाद और इस प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भों से जुड़ा हुआ हूँ। आज राजभाषा हिंदी दशा एवं दिशा पर हमारी ये जो परिचर्चा है, इस परिचर्चा में जैसे कि हमने बताया हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं वो विभिन्न स्ट्रीम्स से हैं, विभिन्न धाराओं से हैं, ज्ञान की विभिन्न धाराओं से हैं। आप सैन्य अकादमी में आपने प्रशिक्षण दिया हिंदी का, आपने भारतीय वन अकादमी में प्रशिक्षण दिया, आपने प्रशासनिक अकादमी में, तो तीनों प्रकार की जो अकादमियां हैं वो एक तरह से शीर्षस्थ। और 14 सितंबर 1949 से लेकर और आज तक जो हिंदी की ऊर्ध्वमुखी यात्रा है उसका जो बहुमुखी सोपान दिखाई देता है, कहीं हमें लगता है कि हिंदी ने अपने चरम को स्पर्श किया है, लेकिन कहीं लगता है कि हिंदी अभी व्यावहारिकता से बहुत दूर है। वो कितनी दूर है और हम किन किन मुकामों पर, किन किन लक्ष्यों की ओर, किन किन गंतव्य और मंतव्य की ओर अग्रसर हुए हैं, हिंदी में हमने क्या कुछ पाया है, आज की परिचर्चा में हम हमारे विशेषज्ञ जिनका लंबा अनुभव हमारे उसमें रहा है, हम संवैधानिक उपबंधों और उन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे हम उन बिंदुओं की जिनको इन्होंने अपने आँखों के सामने जिस व्यावहारिकता से, जिस शब्द से, जिस अनुभूति से, जिस अभिव्यक्ति से, जिस शब्द अनुवाद वाक्य रचना और अनुवाद के विभिन्न रूपों से ये जो जुड़े रहे हैं, किस किस प्रकार की संभावनाएं मैं समझता हूँ कि किसी भी संस्थान में, प्रतिष्ठान में, मंत्रालय में हिंदी के बहुत तीव्र गति से चलने के दो कारक मैं मानता हूँ अपने पिछले अनुभवों के आधार पर। या तो वहाँ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो विशेष उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, वो हिंदी में अनुराग रखते हैं, या फिर वहाँ जो हमारे हिंदी का जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कितना कर्मठ है, कितना जुझारू है, क्योंकि हिंदी सेवा से अधिक कहीं ना कहीं एक उसका भाव है, एक श्रद्धा का भाव है, एक तपस्या का भाव है, एक चेतना का भाव है। तो आज की इस परिचर्चा में मैं प्रारंभ करता हूँ पांडे जी से
पांडे जी से। पांडे जी भारतीय सैन्य अकादमी में हैं और वहाँ एक अलग प्रकार का वातावरण हिंदी के लिए है। तो हिंदी के संदर्भ में पांडे जी आप बताइए कि आप वहाँ पिछले कितने वर्षों से हैं और किस प्रकार का अध्ययन अध्यापन आप हिंदी का कर रहे हैं और वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आपको जूझनी पड़ती हैं, उनसे दो चार होना पड़ता है, तो ज़रा आप बताइए। सर्वप्रथम मैं आप सबको 14 सितंबर या आज के हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सैन्य अकादमी में सेवा करते हुए करीब मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि में जहां तक राजभाषा हिंदी को कार्यालयों में प्रयोग करने की बात है, निरंतर प्रगति हुई है। और दूसरी ओर प्रशिक्षण के तौर पर हिंदी ऐसे जेंटलमैन कैडेटों को जो कि ट्रेनिंग वहाँ पर करते हैं और जो 10वीं कक्षा के स्तर पर जिनके पास हिंदी नहीं होती है, उनके लिए हिंदी की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ये परीक्षाएं एक वर्ष में 2 बार आयोजित होती हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी से संबंधित सभी गतिविधियां भारतीय सैन्य अकादमी में कराई जाती हैं। इसी के तहत 14 सितंबर से 28 सितंबर की अवधि में अभी हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और पहली प्रतियोगिता का आयोजन आज किया जा चुका है और शेष 3 प्रतियोगिताएं आने वाले समय में कर ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त भारतीय सैन्य अकादमी का एक स्कंद विद्यालय है जिसको हम सेना कैडेट कॉलेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हिंदी को बीए के एक कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाता है और इस कॉलेज की संबद्धता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है। बहुत अच्छा पांडे जी। तो पांडे जी ने अपने यहाँ हिंदी के जो व्यावहारिक कार्यान्वयन और उसके अनुप्रयोग के संदर्भ में बात की और हिंदी के अनेक संदर्भ हैं। मतलब हम बात करते हैं कि हिंदी जहाँ वो सौंदर्यपरक हिंदी है, जहाँ नगेंद्र जी इसको कहते हैं कि वो आनंदमूलक हिंदी है, तो आनंदमूलक हिंदी, सौंदर्यपरक हिंदी और एक है प्रयोजनमूलक हिंदी। और डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी कई वर्षों से इस क्षेत्र में रहे हैं और आपकी प्रयोजनमूलक हिंदी पर पुस्तक भी है। तो सकलानी जी, प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भों में और प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या उपयोगिता आज है कार्यालयीन संदर्भों से लेकर, और आज तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था भी इस पर है, तो प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में आप जरा प्रकाश डालने का। बहुत अच्छा प्रश्न डॉक्टर साहब ने किया। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिला। क्योंकि किसी भी देश की अस्मिता उसकी भाषा में होती है और भाषा ही एक ऐसा सेतु है जो संपूर्ण देश को राष्ट्रीय एकता में बांधता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, मनुष्यों ने एक राष्ट्र, एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्रीय ध्वज का सपना देश के संदर्भ में देखा और इसी के परिणत स्वरूप हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिला और हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार की राजभाषा देवनागरी हिंदी है। हिंदी अब आते हैं, हिंदी के कई पक्ष हैं। साहित्यिक पक्ष अलग है। साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर कबीर तुलसी से लेकर अब तक जो है उसकी काफ़ी धनाढ्यता है, काफ़ी विकास हुआ। दूसरी पक्ष जो है वो है पत्रकारिता के हिंदी, जो हम देखते हैं अपने उत्पाद बेचने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अखबार निकलते हैं या प्रिंट मीडिया या सभी क्षेत्रों में हिंदी आगे बढ़ रही है। तीसरा जो पक्ष है वो है प्रयोजनमूलक फंक्शनल हिंदी, जो प्रशासनिक हिंदी है। और यहाँ हम बात करेंगे प्रशासनिक हिंदी। प्रयोजनमूलक मतलब जिस उद्देश्य के लिए जो शब्दावली है उसकी एक तो निर्धारित शब्दावली होती है। हम जो है जैसे आयकर में एक शब्दावली है रिटर्न, अब रिटर्न का मतलब वापसी से नहीं, रिटर्न माने विवरणी, तो उसका प्रयोजन पर अर्थ है उसका। इस शब्दावली जो है एक तो जो है शब्दावली एक निर्धारित है। दूसरी बात उस प्रयोजनमूलक होने में कर्म वाच्य की प्रधानता, एक आदेशात्मक वाक्य होते हैं। शब्द जो हैं ये कोई जो, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, उसमें एक संस्कृत के शब्द भी ले ली जाए, उर्दू के शब्द भी ले लिया, अंग्रेजी के शब्द भी ले जाए, तो ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी या प्रशासनिक हिंदी में हम अन्य जो शब्द रच बस गए, ये भारत सरकार की नीति है कि जो शब्द रच बस गए हैं सामान्य बोलचाल के, उन शब्दों को अपनी भाषा में ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक हिंदी है।
साहित्य में तो ठीक है, उदात्त भाव हो, अलंकृत हो, संस्कृत से निधि, क्योंकि हमें अपना जो पत्र हम लिख रहे हैं हम अपने ग्राहक तक, अपने जो जहाँ में पत्र लिखना वो स्पष्ट हो। जैसे हम कहते हैं कार्यालय में प्लीज पुट अप द फाइल, तो कृपया फाइल प्रस्तुत कीजिए, इसका जो प्रकृति क्रम वाच्य के वृद्धांत है। यहाँ उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, अब देखिए उप हिंदी का है, जिला उर्दू का है, मजिस्ट्रेट के, ये हिंदी है, हिंदी की प्रकृति है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो कि हमारे कार्यालयों में जिसका प्रयोग होता है, और इसमें निर्धारित शब्दावली भारत सरकार का केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का कार्य किया, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली ने पूरी शब्दावली तैयार कर रखी है। तो एक निश्चित प्रारूप में उस शब्दावली का प्रयोग करते, जिससे क्योंकि सरकारी कार्य में द्विअर्थी शब्द न हो, एक समानता हो शब्दों की, और प्रयोजन मूलक का मतलब उस प्रयोजन के लिए, बैंक के लिए जो शब्दावली हो उसका प्रयोजन मूलक हिंदी, आयकर के लिए शब्दावली है, रेलवे के लिए शब्दावली है। तो ये एक रूप है। और प्रयोजन मूलक जो हमारे फंक्शनल हिंदी, जिस हिंदी में हम सरकारी काम काज आसानी से कर सकते हैं, और भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया। कई प्रोत्साहन योजना भी हैं, टिप्पणालेखन का भी प्रारूप बना रखा है, उनका हम प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारी हिंदी है वो सरल और सुबोध हो, क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग न करें, और जिससे भारत सरकार की जो सुस्पष्ट राजभाषा नीति है उसका विकास हो। भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन जो वार्षिक कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन हर स्तर पर हो, इसके लिए सरकार की प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भाव की नीति है। तो निश्चित डॉक्टर साहब, प्रयोजन संदर्भों पर आपने बहुत अच्छा जी जो है इसका विश्लेषण किया। और इधर हम देख रहे हैं कि अभी आपने चर्चा की कि साहित्यिक हिंदी, पत्रकारी हिंदी, जनसंचारी हिंदी, विधिक हिंदी और अनेक रूप हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पत्रकारों का साहित्य और साहित्यकारों की पत्रकारिता, तो एक संदर्भ ये आता है, मुझे लगता है कि जो हिंदी की सेवा हमें दिखाई देती है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कई धाराओं से आती है। कुछ लोग वो थे कि जो पूरे राजभाषा से समर्पित लोग हैं, और उन्होंने राजभाषा सेवाओं के चलते साहित्य में पदार्पण किया, साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण किया। एक विशुद्ध रूप से मसीह भी थे जिन्होंने साहित्य की वो की, और दूसरे थे पत्रकार लोग, और जो पत्रकार संपादक रहते हुए जिन्होंने साहित्य की श्रीवृद्धि की। तो मैडम, आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, और शिक्षा में जो हिंदी के कई रूप दिखाई देते हैं, जिसमें प्रयोजन मूलक एक है, अनुवाद एक है, उधर बच्चों का, विद्यार्थियों का रुझान क्या है? क्या वो हिंदी के जो ये प्रयोजन मूलक संदर्भ हैं, पहले हम हिंदी पढ़ते थे तो केवल एक ही पर्याय रहता था कि भाई हिंदी पढ़ के हम शिक्षक हो जाएंगे, है ना? लेकिन आज हिंदी स्वयं में एक प्रयोजन मूलक है, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि हिंदी के संदर्भों में जो प्रयोजन मूलकता है, और जो शिक्षा नीति है, और जो आज के हमारे युवा हैं, वो हिंदी से किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। डॉक्टर कुमुदनी नौटियाल जी। सर, सबसे पहले तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी, प्रशिक्षण, हिंदी प्रशिक्षण जो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत दिया जाता है, तो मेरा अनुभव रहा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हिंदी प्रशिक्षण का। जैसा कि सभी जानते हैं कि वह एक शीर्षस्थ संस्थान है जहां संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। तो सर, अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है, सभी के लिए। उन्हें सभी को अपने प्रशिक्षण की समाप्ति पर वह परीक्षा भी पास करनी होती है, उसके पश्चात ही वे उसमें उत्तीर्ण माने जाते हैं, अन्यथा उन्हें बार बार उस परीक्षा के लिए आना होता है। एक दूसरा से उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं, उन्हें अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसमें जिस अधिकारी को जो संवर्ग मिलता है, जो कैडर मिलता है, वह भाषा पढ़नी आवश्यक होती है। और यदि उत्तर भारतीय अधिकारी है, प्रशिक्षु अधिकारी है, और उसे तमिल संवर्ग मिलता है, तो उसे तमिल पढ़ना अनिवार्य है। इसी तरह से यदि तमिल भाषी अधिकारी है और उसे उत्तर भारत के राज्यों का कार्डर मिलता है, संवर्ग मिलता है, तो उसे हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर कम से कम 9 राज्य ऐसे हैं जिन्हें हिंदी पढ़ना आवश्यक है।
वो 9 राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि हैं। और इसके अलावा अगमुट को भी हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि वे भी ऐसे प्रदेशों में रहते हैं जहां उन्हें हिंदी का। अब मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहती हूँ कि यह प्रशिक्षण जो है वह एक तरह से उन्हें राजभाषा के रूप में दिया जाता है, क्योंकि वह जिस राज्य में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे वहाँ की राजभाषा क्या है, इस आधार पर यह प्रशिक्षण दिया जाता है। तो एक तरह से 9 राज्यों को हिंदी प्रशिक्षण एंड बाकी राज्यों को अन्य अपने संवर्ग की भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि 9 राज्यों में वास्तव में हिंदी में ही कामकाज होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वहाँ बिल्कुल वहाँ के राज्य सरकार का कामकाज आप यहाँ भी देखेंगे हिंदी और सिर्फ हिंदी में ही होता है। इसलिए यह उनकी आवश्यकता हो जाती है कि वह केवल क्लास के दौरान ही हिंदी नहीं पढ़ते, बल्कि स्वयं के संसाधनों से भी हिंदी पढ़ते हैं। और क्योंकि जब तक वह हिंदी में पारंगत नहीं होंगे या जब तक वह तमिल में पारंगत नहीं होंगे अपने राज्य की भाषा, तब तक वह वहाँ की जनता से जुड़ ही नहीं पाएंगे, वहाँ का कार्य कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यह उनकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी, यह अपने राज्य में जाकर भी वह अपनी कैडर लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा है। बहुत सुंदर। तो जो कि हमारा ये जो कार्यक्रम है आज, इसका नाम है मुद्दा। जी सर। और आज हिंदी दिवस है, पूरे देश में हिंदी के उत्सव जो हैं बड़े मनोयोग से मनाए जा रहे हैं। और हम सभी लोग हिंदी की सेवा में रहे हैं और हिंदी के उस व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं कि हमारे कार्यालयों में जो हिंदी के प्रति अनुराग रखने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ उनकी हम 2-3 कोटियाँ कर सकते हैं। एक तो वो हैं कि जो नैसर्गिक हैं, जो निरंतर काम करते रहते हैं, उनको कोई पूछे या नहीं पूछे वो हिंदी सेवा करते रहते हैं। कुछ वो हैं वो कभी कभार वाले हैं, और कुछ केवल अंग्रेजी का एक शब्द है सीजनल, मौसमी, माने हिंदी का महीने आने लग गया तो उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी, निबंध लिखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार एक तो थोड़ा सा इस विषय पर, और एक जो हम लोग जहाँ रहते हैं अपनी विभागीय पत्रिकाएं हम निकालते हैं, और मुझे लगता है कि विभागीय पत्रिकाओं का जो प्रतिभाओं को आगे लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपने भी रक्षा कितनी पत्रिकाएं लगातार निकाली हैं। तो थोड़ा सा पांडे जी, इसमें आप बताइए कि आपके यहाँ हिंदी की क्या स्थिति है? ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 15 अगस्त के बाद जागते हैं हिंदी के लिए, और ऐसे कौन लोग हैं कि जो लगातार उनको पुरस्कार मिले या ना मिले? क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है, हमें स्थायी लोगों की आवश्यकता है, स्थायी सेवकों की आवश्यकता है। भाषा एक नैसर्गिक अनुबंध है, एक वो मतलब कोई मौसमी वसंत ऋतु वाला या उस ऋतु वाला नहीं है, तो हम उन लोगों की तलाश में है। हमारे जितने भी प्रहरी हैं, हिंदी के सजग प्रहरी हैं, विद्वान हैं, जो वहाँ शिक्षक हैं और प्राध्यापक हैं, हिंदी अधिकारी हैं, हिंदी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ उनको उनके मार्गदर्शन के लिए है, उनके उत्प्रेरण के लिए हैं। तो कैसा आपको लगता है, मतलब थोड़ा सा इस मुद्दे पर? क्योंकि कभी कभी हम अच्छी चीज़ें तो कहते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि जो अच्छी हैं या बुरी उसके कारक हम ही हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी हम ही हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, तो उसके भी कहीं मूल स्रोत हम ही हैं। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, आपके यहाँ की क्या स्थिति है? जी, जहाँ तक भारतीय सैन्य अकादमी की बात है, यहाँ पर अधिकांश कर्मचारी असैनिक कैडर से हैं, और लगभग कहना चाहिए लगभग सभी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। चूँकि आपको ज्ञात ही है कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हिंदी एक अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो जो आंकड़े मेरी समझ में हैं या जो मैंने देखे हैं उसके हिसाब से 90% से अधिक लोग हिंदी में शिक्षित हैं। तो हिंदी को लेकर कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है हमारे पास। जो पर्सनल पत्राचार जो करते हैं, निजी पत्राचार जो कर्मचारियों की तरफ से होता है, वो हिंदी में ही होता है। रही बात प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण में दोनों ही माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस बात के ऊपर भी अकादमी को ध्यान देना होता है कि हमारे यहाँ विदेश से मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेट भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं।
तो उनको विशुद्ध रूप से हिंदी में पढ़ाया जाना मैं नहीं समझता कि न तो संभव है और न व्यवहारिक। तो कार्यालयी क्षेत्र के हिसाब से हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कुछ मौसमी लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं उसका कारण आपको बताना चाहूँगा। हम लोग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं और एक बहुत अच्छी पहल नराकाश ने की है। नराकाश एक वार्षिक पत्रिका दूनवाणी का प्रकाशन करती है। आपको आश्चर्य होगा कि सभी केंद्रीय सरकार के जितने कार्यालय हैं वहाँ के कर्मचारी अधिकारी उन पत्रिकाओं में कुछ न कुछ आलेख छपाते हैं, रेगुलर रूप से छपाते हैं। तो हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। ये अपनी सही दिशा में चल रही है। चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है चिंतन की आवश्यकता है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आपने कहा जैसे लेख की बात है, मैं उसी पर बात करता हूँ। जी। और डॉक्टर साहब तो भारतीय वन अकादमी में रहे हैं, क्योंकि जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रकार के संस्थान हैं वहाँ स्थिति दूसरी है। जी। माने जो हमारा मूल ज्ञान है वो हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे इंजीनियरों के पास, हमारे तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनके पास है, और उनकी व्यस्तताएं इतनी हैं कि वो हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। अगर वो फिर अनुवाद के माध्यम से आता है। अब अनुवाद के माध्यम से माने आपने 10 लेख, 20 लेख, 50 लेख छाप दिए, प्रकाशित कर दिए, लेकिन उसके भीतर क्योंकि होता क्या है कि जो अनुवादक है वो अनुवादक शब्द का विशेषज्ञ है ना, विषय का विशेषज्ञ नहीं है, विषय का विशेषज्ञ नहीं। और जो विषय का विशेषज्ञ है उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास भाषा नहीं है, व्यस्तताएं इतनी हैं। तो हमारा कहना ये है कि माने उन पत्रिकाओं में यदि हमारे आलेख जो हैं मौलिक रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा, उन इंजीनियरों के द्वारा आ रहे हैं, तो वो हमारे अनुवादकों के किए गए अनुवाद से 10 गुना बेहतर होंगे, जो उनकी दृष्टि में बहुत मतलब दोयम दर्जे का काम वो स्वयं की दृष्टि में आंक सकते हैं, लेकिन उनकी वो मौलिक चीज़ है। बहुत बार ये होता है कि हमारे पास कई विकल्प हैं। तो डॉक्टर साहब अनुवाद के संदर्भ में और खासकर वैज्ञानिक संस्थानों में जो हिंदी या तकनीकी संस्थानों में जो हिंदी है उसके संदर्भ में थोड़ा सा आप बताइए। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा कुछ सौभाग्य रहा कि मैं भारतीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भी हिंदी प्रशिक्षण अधिकारी रहा हूँ। वहाँ भी हमारे जितना भी फॉरेस्ट वानिकी के है, हमारी एक अरण्य पत्रिका निकलती थी, और वानिकी बड़े बड़े जो हमारे IFS प्रशिक्षु थे वो लिखते थे हिंदी में, और बहुत अच्छा जो है लिखते हो। भले वो कैडर, जैसे मैं अभी मैडम ने बताया कि वो ऑल इंडिया सर्विस है, मान लो तमिलनाडु को उसको हिंदी स्टेट में लिया तो हिंदी पढ़ानी पड़ती थी। हिंदी 2 ढंग से पढ़ा जाता है, एक तो उसको जो है प्रारंभिक हिंदी और एक एडवांस हिंदी जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, नोटिंग, ड्राफ्टिंग। और उसके लिए क्योंकि मैं पहली बार जब 94 में गया वहाँ, तो फिर कोई साहित्य नहीं था, हमने किताबें लिखी प्रशासन में हिंदी उनको। दूसरा मेरा इस सौभाग्य कि मैं उत्तराखंड भाषा संस्थान में भी निदेशक रहा। उत्तराखंड में हिंदी की अच्छी स्थिति, IAS ऑफिसर चाहे दक्षिण भारतीय का हिंदी में काम करता है, वहाँ में हमने शोध पत्रिकाएं निकाली, केदारमानस पत्रिका निकाली, लोगों को जोड़ा, अनुदान योजनाएं शुरू की, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल के 6 खंडों में उनकी ग्रंथावली निकाली, और अच्छे कार्य हुए। भले अब अकादमी और जो भाषा संस्थान जो बन गया वो कार्य नहीं हो पा रहा जिस समय कि हम लोगों ने कार्य किया। और आयकर विभाग में तो हम लोग निकालते अपनी पत्रिका, हमारी दून भारतीय निकलती, और जो आयकर क्योंकि तकनीकी विषय है, विधिक विषय है, उसमें भी हम अनवरत रूप से जो है पत्रिका निकाली, और उस पत्रिका से काफ़ी लोग जुड़ते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उनकी जो ज्ञानात्मक का, उनके जो लेखन की प्रतिभा उसको उजागर करने के लिए काफ़ी एक अच्छा माध्यम है। और अनुवाद के माध्यम से भी, क्योंकि अनुवाद 2 भाषाओं का सेतु है, अनुवाद एक विश्व स्तर की वो हो गई, क्योंकि 2 भाषाएं जब हम उसके वाक्य और उस संरचना व्याकरण के हिसाब से हम दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो एक साहित्य पूरे समाज को मिलता है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो है गीतांजलि और इतने स्तर की है, बहुत सारी, तो एक अच्छा साहित्य को लाने के लिए और अंग्रेजी को या हिंदी को आगे लाने को, तो हिंदी में अनुवाद हो रहा, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो अनुवाद एक बहुत अच्छा माध्यम है। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का जो पुल है वो जो है वो आगे बढ़ता है, भाषा का विकास होता है। और आज हिंदी जो है विश्व मंच पर भी मुखरित हो रही है अनुवाद के माध्यम से। भारत सरकार भी जो है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो शुरू कर रखा है, उसके माध्यम से अंग्रेजी विदेशों में लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज संसार के 170 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी आ रही है। मॉरिशस, गुयाना, फिजी, इन देशों में भी हिंदी बढ़ रही है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी की बात चल रही है। 6 आधिकारिक भाषा है, यूनेस्को में तो हिंदी है थोड़ा बहुत, तो विश्व स्तर पर हिंदी भी मुखरित हो रही है। तो निश्चित रूप से अनुवाद की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन दूसरी ओर हमको ये भी मानना पड़ेगा
कि यदि अनुवाद की वैशाखी से हम चलते रहे तो हमारी जो मौलिक भाषा है, मौलिक हमारा जो मौलिक का चिंतन विकास है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज संसार का जो ज्ञान विज्ञान है हमारे पास, जी। मैं ये मानता हूँ कि वो अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है जी हाँ। बिल्कुल। थर्ड जनरेशन मौलिक रूप से काम है ना? हो। जी तो अगर मौलिक रूप से वो होगा तो थोड़ा सा हमें इस अनुवाद की वैशाखी को कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा निश्चित रूप से। तो जब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जब हमारे जो तकनीकी कार्मिक हैं, जब हमारे जो बड़े बड़े तकनीकी विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको मौलिक रूप से लिखने का प्रयास करना चाहिए किया जाए। है सही ना? है। और हमारा उद्देश्य मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। और खासकर हमारे अनुवादकों का, आज अनुवाद करने जब हम लोग बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई डिक्शनरी उठा लाते हैं। बिल्कुल। और आप लोग सभी हमारे बड़े अनुभवी लोग हैं, तो खासकर हमारी उस युवा पीढ़ी, अनुवादकों की पीढ़ी के लिए हैं कि कौन से प्रामाणिक, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के जितने शब्दकोश हैं, और प्राय हो क्या रहा है कि मतलब अनुवाद केवल अनुवाद के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। और जब अनुवाद मौलिकता की दृष्टि से किया जाएगा तो कई बार अच्छा अनुवाद अच्छी रचना से उत्तम हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आपको जब मौलिक पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, जब आप अनुवाद पढ़ते हैं। जी हाँ, तो इसलिए जो है मानकीकरण के संदर्भ में मैडम थोड़ा सा आप बताइए कि जो हिंदी की मानकीकरण की समस्या है, बच्चे विद्यार्थी आते हैं, वो कह रहे हैं कि हुई लिखें या हुई लिखें, मतलब उसको व्यंजनांत करें या उसको स्वरांत करें, हैं? तो इस तरह की, यदि आप अद्वितीय लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी फोनेटिक भाषा है, हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, अंग्रेजी की तरह माने PSYCHOLOGY पिक्टोरियल हैं, वो साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, उसमें भ्रम हो जाता है कि पी से बोलें या ये इससे बोलें। लेकिन हमारी हिंदी जो है, हिंदी ध्वन्यात्मक है, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। लेकिन जब हम अद्वितीय लिखते हैं, जब हम विश्वविद्यालय लिखते हैं, जब हम संपादक लिखते हैं, तो थोड़ा मानकीकरण पर जरा। सर, विशेषकर प्रशासनिक क्षेत्र में तो जो भी मानक शब्दावली है वह आसानी से स्वीकार की जा सकती है, फिर भी लेकिन जो वैज्ञानिक शब्द हैं, जैसे स्पेसिफिक जो हैं, तो वैज्ञानिक, जैसे कृषि की बात करें हम, अब एग्रीकल्चर में अलग हैं, दूसरे क्षेत्रों में अलग हैं, तो वो जो शब्दावली है वो तो और भी कठिन हो जाती है, प्रशासनिक शब्दावली से भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो उसमें मानकीकरण में धीरे धीरे यदि सरलता इस तरीके से आ सकती है, या सरलता से ज़्यादा मैं उसे सहजता कहूँगी, कि यदि जैसा आपने कहा ध्वन्यात्मक है, जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, यदि हम उसे उसी रूप में उस शब्द को ले लें, हमारी वाक्य रचना हिंदी हो, लिपि देवनागरी हो, और लेकिन उन शब्दों को उसी रूप में यदि स्वीकार करने की जो ऐसी वो आई भी है लोगों के बीच में, और यही इसका मेन मुख्य वैज्ञानिक तकनीक, हाँ, वैज्ञानिक तकनीक। जहाँ तक सर प्रकाशन की बात यदि मैं कहूँ, तो जैसे कि मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इसमें रही हूँ, वो किसानों से जुड़ा हुआ है, कृषि वैज्ञानिक हैं, तो कृषि वैज्ञानिकों ने जो भी तकनीकी विकसित की है वो यहीं की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से की है, यहीं की मिट्टी, यहीं की जलवायु के हिसाब से तकनीक विकसित की है, और वह तकनीक यहीं के किसानों को पहुंचानी है, तो उसके लिए माध्यम सिर्फ हिंदी ही हो सकता है या उनकी मातृभाषा, जैसे महाराष्ट्र में है तो मराठी में उनके किसानों तक पहुंचानी होगी, या जिस भी राज्य में है। तो अनुवाद की आवश्यकता तो है, लेकिन जहाँ है वहीं तक रहे, जहाँ जैसे बैसाखी की आवश्यकता हमें जब तक है तभी तक रहे, तो वो एक बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे मूल रूप से इसका व्यवहार जो है धीरे धीरे। और सर एक और आशाजनक परिणाम सामने आए 2011 में, कृषिका नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हिंदी में पहला जर्नल निकाला, शोध पत्र जिसमें प्रकाशित हुए, और वैज्ञानिकों ने जो है मूल रूप से वह हिंदी में ही उसमें आलेख भेजे। मुझे स्वयं उसको संपादित करने का अवसर मिला, तो मैंने ये देखा कि वह अनुवाद का नहीं था और मूल रूप से वह आलेख हिंदी में ही आए थे। हमारी थोड़ा समय की सीमा है, और थोड़ा सा भाषा की क्लिष्टता और दुरूहता जो हम कहते हैं कि कठिनाई है, बहुत कठिन शब्द है, बहुत ऐसा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? संक्षिप्त। जहाँ तक भाषा की बात है और विशेषकर प्रशासनिक हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी की बात में आती है,
तो सरकार का यह है कि भाई जो क्लिष्ट शब्द हैं, वैसे तो जो आयोग बना था उसमें संस्कृत के शब्द भी हैं, उर्दू के भी हैं, लेकिन क्लिष्ट जो सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग है, जो शब्द रच बस गए हैं। हाँ। अब हम ड्राफ्ट कहते हैं या चेक कहते हैं या मोबाइल कहते हैं, हम उसको एज इट इज जो है अंग्रेजी में, क्योंकि आज अंग्रेजी में देखिए अधिकांश शब्द विधि लैटिन और फ्रेंच के, और वस्तुतः लग रहा है जी कि माने शब्द कभी ना तो कठिन होता है ना सरल होता है, केवल परिचय और अपरिचय की स्थिति होती है, और जब हम उससे परिचित हो जाते हैं तो हिंदी का, क्योंकि हमारे संविधान में भी 351 में कि मूलतः संस्कृत से गौण है कि हमें मोबाइल के लिए जो है एक नया शब्द गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चल मोबाइल तो अंग्रेजी में देखें, फ्रेंच और लैटिन के शब्द हिंदी की दशा और दिशा के संदर्भ में, क्योंकि ये अनंत हरि कथा अनंता, क्योंकि राजभाषा एक व्यावहारिक अनुप्रयोग की वस्तु है, और जितना हम इसका अनुप्रयोग करेंगे, जितना व्यवहार करेंगे, उतनी सहज होती जाएगी। और आज नैराश्य की स्थिति नहीं है, हिंदी ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण किया है, और आज शब्दावली से लेकर, लेखन से लेकर और विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तक का कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और समय हमारा हमें संकेत दे रहा है। और आज एक बार फिर से इस मुद्दा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर पांडे जी, मैडम नौटियाल जी, डॉक्टर सकलानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। विशेषकर हमारे देहरादून दूरदर्शन केंद्र की, जो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, और एक बार फिर केंद्र की ओर से और हम सब की ओर से हिंदी की अलख जगाने वाले पूरे देश में हिंदी को मन से, जीवन से और प्राण से भावनात्मक वर्ण करने वाले सभी के लिए हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।